Hello everyone, my name is Manish and today we are going to start new chapter of political science, chapter 2nd, plan development according to 2020 syllabus. So without any further delay, let's open the new contents. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि इंडिया के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके नेचर में, ठीक है. देन वी विल टॉक अबाउट प्लानिंग कमीशन. फिर उसके बाद हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे. देन हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में. देन लास्ट में हम पढ़ेंगे नीति आयोग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर. In this chapter, we study the story of political choices involved in some of the key questions of economic development. देखो इसमें हम किसकी स्टोरी पढ़ेंगे, उस पॉलिटिकल चॉइसेस की बात करेंगे जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस क्या हैं आपके इन्वॉल्व हैं. देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट वर द की चॉइसेस एंड डिबेट अबाउट डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट को लेकर हमारी चॉइसेस एंड डिबेट क्या क्या थी, ठीक है. फिर जो हमारा थर्ड है, विच स्ट्रेटेजी वॉज अडोप्टेड बाय आवर लीडर्स इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स एंड वाई, कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे लीडर्स के थ्रू पहले 20 सालों में अपनाई गई एंड वाई, क्यों अपनाई गई, ठीक है. एक डिकेड में 10 साल होते हैं हमारे. फिर हम बात करेंगे व्हाट वर द मेन अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, कि इस स्ट्रेटेजी की जो मेन अचीवमेंट थी और जो लिमिटेशंस थी वो क्या क्या थी. और लास्ट में हम बात करेंगे व्हाई वाज द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अबेंडन इन लेटर ईयर्स, कि आने वाले सालों के लिए ये जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी इसका त्याग क्यों कर दिया गया था, ठीक है. सो यही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स ओपन द फर्स्ट टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो फर्स्ट पॉइंट कहता है हमारा सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ बीन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, कि आज़ादी के बाद से ही इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी रहा है. इंडियाज़ लार्ज पब्लिक सेक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग द कंट्री अ मिक्स्ड इकोनॉमी फीचर्स, और इंडिया के जो लार्ज पब्लिक सेक्टर्स है वही रिस्पॉन्सिबल थे देश के लिए कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसको हम क्या करें, फीचर करें. अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कि जब दो इकोनॉमी को मिक्स कर दिया जाता है, जैसे जो चाइना है वो फॉलो करता है आपका सोशलिज्म को, और जो अमेरिका वो कैपिटलिस्ट को फॉलो करता है. इंडिया ने क्या किया, दोनों को ही फॉलो कर लिया, उसको अडॉप्ट कर लिया, तो इंडिया क्या बन गई, मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई. So second point is Indian economy is basically based in the contribution of service sector currently provides 60% share of GDP. अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, सर्विस सेक्टर के ऊपर बेस्ड है. और जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया की जीडीपी में 60% क्या करती है, शेयर करती है, जो नियरली अबाउट 53% है इंडिया की पॉपुलेशन का, ठीक है. इज डिपेंडेंट ऑफ द ऑन द एग्रीकल्चर. अब देखो इंडिया की जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है वो 53% है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या करती है, अपना शेयर देती है. फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है एज सुन एज द टाइम इज पासिंग, जैसे आपका समय गुजर रहा है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग, कि एग्रीकल्चर का शेयर है वो तो डिक्रीज हो रहा है, एंड द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इज इंक्रीजिंग, लेकिन जो सर्विस सेक्टर का शेयर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है. करंटली इंडिया इज कॉल्ड अ डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और आज के समय में इंडिया को क्या बुलाया जा रहा है, वर्ल्ड के अंदर एक डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में बुलाया जा रहा है. Now we will talk about features of Indian economy. So our first point is since independence India has been a mixed economy. India's large public sectors were responsible for providing employment and revenue to the इकोनॉमी. अब देखो इंडिपेंडेंस से ही इंडिया क्या रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी रहा है, और इंडिया के जो लार्ज पब्लिक सेक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल थे कि इंडिया को एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू प्रोवाइड करे इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 0.7% एंड 0.8% रिस्पेक्टिवली इन 2002 and to 1.7% and 2.5% in 2012 एज पर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट. अब देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के अकॉर्डिंग 2000 में तो जो इंडिया का ग्लोबली जो भी एक्सपोर्ट था इंपोर्ट था वो 0.7% से 0.8% इंक्रीज हुआ, और 2012 में ये 1.7% और 2.5% आपका इंक्रीज रहा. और ये जो सारा सब कुछ था ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था ये, ठीक है.
फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा इंडियन इकोनॉमी ओवरव्यू वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय द सोवियत यूनियंस प्रैक्टिसेस पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब देखो इंडियन इकोनॉमी का जो ये पूरा ओवरव्यू था ये किससे इंस्पायर्ड था, सोवियत यूनियन की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो प्रैक्टिसेस थी उससे ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था, उससे प्रभावित था। इट हैड बीन रिकॉर्डिंग ग्रोथ रेट नॉट ग्रेटर देन 5 जंप टिल 1980s, और इसकी जो ग्रोथ रेट थी इसको भी रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन ये 1980 से 5 गुना अधिक नहीं थी। दिस स्टैग्नेंट ग्रोथ वॉज टर्म्ड बाय मैनी इकोनॉमिस्ट एज हिंदू ग्रोथ रेट, और बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इसको नाम दिया इस रुकावट को हिंदू ग्रोथ रेट का। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1992 द कंट्री स्टार्टेड इनटू लिबरलाइजेशन रिजीम। अब देखो 1992 में कंट्री के अंदर किस चीज़ की शुरुआत हो गई थी, लिबरलाइजेशन शासन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, देयर आफ्टर द इकोनॉमी स्टार्टेड स्केलिंग अपवर्ड, और जिससे जो इकोनॉमी थी इसके बाद उन्होंने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। दिस न्यू ट्रेंड इन ग्रोथ वाज कॉल्ड न्यू हिंदू ग्रोथ रेट, और इस ग्रोथ रेट को इन्होंने क्या नाम दिया, न्यू हिंदू ग्रोथ रेट का। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियाज डाइवर्स इकोनॉमी एनकम्पासेस ट्रेडिशनल विलेज फार्मिंग। अब देखो इंडिया की डाइवर्स इकोनॉमी में ट्रेडिशनल विलेज फार्मिंग शामिल थे, मॉडर्न एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, अ वाइड रेंज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें इंडिया की डाइवर्स इकोनॉमी में शामिल थी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट इज सर्विसेज आर द मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो जो सर्विसेज थे वो क्या थे, मेजर सोर्स थे इकोनॉमिक ग्रोथ के, अकाउंटिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज आउटपुट विद लेस देन 1/3 ऑफ इट्स लेबर फोर्स। मीन्स भारत के आधे से अधिक उत्पादन के लिए इसका 1/3 से भी कम लेबर फोर्स के साथ जिम्मेदार था। सो दिस इज द ग्राफ फॉर इंडिया डाटा फोरकास्ट आर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर बेसिस। अब देखो ये फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर क्या एक डाटा दिया हुआ आपका इंडिया का, चाइना का, यूएस, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड का। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो 2018 और 19 में जो ग्रोथ रेट है वो चाइना और यूएस से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये किस चीज़ का डाटा आपको फाइनेंशियल ईयर का है, जो कि इसमें आप ग्राफ में देख सकते हो। सो और फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया शेयर इन टोटल वर्ल्ड इंपोर्ट इज 2.5%। इंडिया में के पूरे में जो इंडिया का शेयर है जो कि वर्ल्ड में वो इंपोर्ट करता है वो टोटल कितना है, 2.5% है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है टोटल साइज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज 1.26 बिलियन 2014। अब जो टोटल साइज थी इंडियन पॉपुलेशन की 2014 में 1.26 बिलियन थी। ठीक है, फिर हमारा थर्ड पॉइंट कहता है beating America and China, India saw the highest FDI inflow for new projects among all nations in the first half of calendar 2015। अब ये जो फर्स्ट हाफ कैलेंडर की बात कर रहा है 2015 की, इसमें जो इंडिया है वो अमेरिका, चाइना को FDI इनफ्लो में बीट करते हुए दिखाई दे रहा है। इंडिया क्या दिखा रहा है, हाईएस्ट FDI इनफ्लो शो कर रहा है सभी न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए सभी देशों के बीच में। So our next point is India attracted $31 billion against $12 billion in the first half of last year in capital expenditure from foreign companies, while China and US attracted $28 billion and $27 billion respectively in the same period। कि भारत में विदेशी कंपनियों से पूंजीगत व्यय में पिछले साल की पहली 6 माही यानी हाफ ईयर में $12 बिलियन के मुकाबले $31 बिलियन को इन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया है। और जबकि चाइना एंड अमेरिका ने समान अवधि में $28 बिलियन और $27 बिलियन को अट्रैक्ट किया है। ठीक है, सो और नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया इज $330 बिलियन इन 2015। अब देखो जो टोटल साइज था फॉरेन एक्सचेंज का वो इंडिया के लिए जो रिजर्व था वो अराउंड कितना था आपका, $330 बिलियन था 2015 में। फिर हमारा सेकंड पॉइंट कहता है कि एक्सपोर्ट्स ऑफ टॉप 5 सेक्टर्स। अब देखो जो टॉप 5 सेक्टर्स थे एक्सपोर्ट के जो कि इंडिया करता है वो इंजीनियरिंग में करता है, पेट्रोलियम में, जेम्स में एंड ज्वेलरी में। टेक्सटाइल एंड फार्मास्यूटिकल्स फेल बाय अबाउट 25% टू $13.33 बिलियन इन अगस्त 2015। अब ये क्या था आपका कि 25% ये गिर चुका था। ठीक है, अगस्त 2015 में ड्यू टू ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन, क्योंकि जो ग्लोबल में इनकी डिमांड थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी, स्लो हो गई थी। ठीक है, सो आवर थर्ड पॉइंट इज
These five sectors accounted for about 65% of the country's total merchandise export in 2014 and 15 कि 2014-2015 में देश के कुल व्यापारिक निर्यात में इन पांचों क्षेत्रों का हिस्सा लगभग 65% था। फिर कहता है इन अगस्त लास्ट ईयर एक्सपोर्ट ऑफ दीज सेक्टर्स स्टूड एट 17.79 बिलियन डॉलर कि यानी पिछले साल अगस्त में इन क्षेत्रों का निर्यात 17.79 बिलियन डॉलर ही रहा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉवर्टी एस्टिमेशन। The Rangarajan panel's recommendation those who spend rupees 32 in a day in rural areas and rupees 47 in town and cities should not be considered poor। अब देखो रंगराजन पैनल बनाया गया और उसमें रिकमेंडेशन दी गई कि जो गांव में रहता है और वो जो दिन के 32 रुपीज़ खर्च करता है उसको गरीब नहीं समझा जाएगा, एंड जो सिटीज़ और टाउन में रहता है जो दिन के 47 रुपीज़ खर्च करता है उसको भी हम पुअर कंसिडर नहीं करेंगे। रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन। ठीक है, और इसको बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन के अंदर मतलब जो इसका रिजल्ट था ये क्या हो रहा था, इसका इंक्रीज होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, विच इज़ एस्टिमेटेड एट 363 मिलियन इन 2011 एंड 12। अब 2011-2012 में इसका जो अनुमान था वो 363 मिलियंस था, compared to the 270 million estimate based on the Tendulkar's formula an increase of almost 35%। अगर हम इसको कंपेयर करें तेंदुलकर फॉर्मूला से तो उसमें कितना मिलियन दिखा रहा था, ये 270 मिलियन दिखा रहा था और रंगराजन पैनल रिकमेंडेशन में ये 363 मिलियन दिखा रहा था। तो दोनों की रिपोर्ट में क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, और जो तेंदुलकर का जो फॉर्मूला था बिलो पॉवर्टी लाइन का उसमें कितना परसेंट जो डिफरेंस था वो था 35% था। ठीक है, उसमें 35% इंक्रीज करके दिखा रहा था जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, so our next point is this means 29.5% of India's population lives below the poverty line as defined by रंगराजन कमेटी। अब देखो जो रंगराजन कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट में डिफाइन किया उससे अगर हम मतलब उसका मीनिंग निकाले तो 29.5% इंडिया की पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, एज अगेंस्ट 21.9% अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर। और अगर हम तेंदुलकर के अकॉर्डिंग देखें तो वो अपनी रिपोर्ट में 21.9% बिलो पॉवर्टी लाइन दिखाता है। फॉर 2009 एंड 2010 रंगराजन हैज़ एस्टिमेटेड दैट द शेयर ऑफ बीपीएल ग्रुप इन टोटल पॉपुलेशन वाज 38.2% कि अगर 2009-2010 में हम रंगराजन की कमेटी से हम अनुमान निकालें तो वो बीपीएल ग्रुप में जो पॉपुलेशन का जो शेयर है वो 28.2% है, ट्रांसलेटिंग इनटू अ डेक्लाइन इन पॉवर्टी रेशो बाय 8.7% पॉइंट ओवर अ 2 ईयर पीरियड। अब वो उसके रंगराजन कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 2 सालों में जो पॉवर्टी रेशो है उसमें डेक्लाइन भी हुआ है यानी गिरावट भी दर्ज की गई है, और वो कितनी गिरावट दर्ज की गई है, 8.7%। ठीक है, आप इस रिपोर्ट में भी देख सकते हो कि इसमें आप जो आपका अर्बन एंड रूरल एरियाज है इसमें आप देख सकते हो कि जो रेड कलर का जो बार है वो तो तेंदुलकर रिपोर्ट को शो कर रहा है एंड जो येलो कलर का बार है वो रंगराजन कमेटी को शो कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों में ही आप देख सकते हो इनकी रिपोर्ट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अर्बन में 5000 है, फिर आप रूरल में भी देख सकते हो 480,000 है, एंड रंगराजन कमेटी में 860 है, और ऐसे ही आप देख सकते हो अलग अलग तीनों ही बार ग्राफ में आप डिफरेंसेस देख सकते हो दोनों रिपोर्ट में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये अरविंद पनागारिया है एंड राइट साइड में आपका डॉक्टर राजीव कुमार है। सो नेक्स्ट पॉइंट कहता है नीति आयोग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जनवरी 2015। अब देखो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग प्लेस की गई किसके स्थान पर, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या था कि यह क्या प्रोवाइड करेगा, जो जरूरी और जो टेक्निकल एडवाइस है वो यूनियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
जो वो क्या करेंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों ही लेवल पर क्या करेंगे, वो पॉलिसी बनाने का काम करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अब देखो जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है नीति आयोग का, एंड ही अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और वही क्या करता है, नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन है उसको अपॉइंट करने का भी काम करता है। द थर्ड पॉइंट इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वॉज अरविंद पनागारिया। डॉक्टर राजीव कुमार इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अब जो फर्स्ट चेयरमैन था नीति आयोग का वो अरविंद पनागारिया है जो कि लेफ्ट साइड में है, और जो करंट है वो आपका डॉक्टर राजीव कुमार है, ठीक है। अब ये नीति आयोग का क्या है, चेयरमैन है ये करंट में। So our next point is Indian economy is a mixed economic combination of public and private sector। देखो इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है और ये कॉम्बिनेशन है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का। करंटली इंडिया इज कंसिडर एज द वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो करंटली इंडिया को कंसिडर भी किया जा रहा है, समझा जा रहा है कि वो वर्ल्ड की सबसे अधिक डेवलपिंग इकोनॉमी है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, और ये सब इंडिया के नेचर के कारण। पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल जीडीपी इज डिक्रीजिंग। अब जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट है इंडिया की जीडीपी में वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इज इंक्रीजिंग और कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्चरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग इन द जीडीपी ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। और जो सर्विस सेक्टर का जो पार्ट है और जो टर्चरी सेक्टर का पार्ट है वो इंडिया की जीडीपी में साल भर साल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है इंडिया की जीडीपी में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग कमीशन। द प्लानिंग कमीशन वो सेटअप इन मार्च 1950। अब देखो मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था, और जो चेयरमैन था प्लानिंग कमीशन का वो किसको बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया था, ठीक है। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। द थर्ड पॉइंट इज इंडिया ने क्या किया, जो प्लान था 5 ईयर्स का वो कहाँ से अडॉप्ट किया था, उसने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था। एंड द फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब देखो इस प्लानिंग कमीशन में गवर्नमेंट करती क्या थी, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती थी प्लान्स को लेकर, और वो प्लान्स में जो भी अगले साल के लिए जो उनके खर्चे होते थे और जो इनकम होती थी वही सारे उस डॉक्यूमेंट में क्या करते थे, वो प्लान प्रिपेयर करते थे, ठीक है। और ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें जो नेहरू है वो क्या कर रहा है, प्लानिंग कमीशन का जो स्टाफ है उसको एड्रेस करने का काम कर रहा है, ठीक। प्लानिंग कमीशन में बेसिकली होता क्या है, वो बजट बनाने का काम करते हैं। जैसे एवरी ईयर मार्च में और फरवरी में हर साल क्या करती है गवर्नमेंट, बजट पेश करती है, ठीक है। तो यही सब कुछ क्या होता है प्लानिंग कमीशन के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ये प्लानिंग कमीशन आपकी 2 टाइप्स की होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। The budget of the central and all the state government is divided into 2 parts। अब देखो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो बजट होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट जो बजट है हमारा नॉन प्लान बजट, दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम ऑन अ ईयरली बेसिस। अब देखो जो नॉन प्लान बजट है वो ईयरली बेसिस पर बनाया जाता है कि साल में, एक साल के अंदर गवर्नमेंट के क्या क्या खर्चे हैं एक रूटीन बना दिया जाता है। फिर सेकंड होता है हमारा प्लान बजट, दैट इज स्पेंड ऑन अ 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान। और जो प्लान बजट है वो 5 साल के बेसिस पर बनाया जाता है कि 5 साल में जो जो गवर्नमेंट के खर्चे होंगे उनको प्रायोरिटीज देकर जो फिक्स प्लान होते हैं उनके थ्रू उनको बनाया जाता है। So this was all about this lecture. I hope everything is clear to all. If you have any doubt तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट लिख सकते हैं। Till then, goodbye and don't forget to subscribe our channel and hit the like button.